तो अब हम इस क्वेश्चन से अपनी आज इस टॉपिक की स्टार्टिंग करते हैं। हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री की पूरी एक सीरीज पढ़ रहे हैं जो कि रिजेंट्स में यूज होती है और हमें इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो आप सबसे पहले ये देखो सर, ये जो क्वेश्चन है ये कैसा है, ये डेकालिन सिस्टम का है। और डेकालिन सिस्टम के लिए मैंने आपको क्या बात बताई है कि सबसे पहले आपको डेकालिन सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहली बात ये तो आप हमेशा ही भूलिएगा मत। और दूसरी बात क्या थी कि जो आपके पास इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होगा वो वैसे ही अटैक करेगा जैसे आपके पास नॉर्मली साइक्लोहेक्सेन सिस्टम में अटैक करते थे, जहां पर आपको कंसीडर करना है 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन। बस इतनी सी दो बातों में आपके कोई भी जो सवाल हैं सारे के सारे डेकालिन सिस्टम के वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखिए मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं। तो मैंने आपको कुछ इस तरीके से समझाया था चेयर फॉर्म में। देखो इस तरीके से पहले दो आपने चेयर बना ली होंगी इस तरीके से, ठीक है। अब देखो जो यहां पर जंक्शन, ये जो होता है इसको जंक्शन बोलते हैं। ये जो जंक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है यही डिसाइड करती है कि आखिरकार हमारे पास डेकालिन की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी। तो हम बोलेंगे सर यहां पर ट्रांस है, एक क्या जा रहा है, अप की तरफ जा रहा है, और एक क्या जा रहा है, एक डाउन की तरफ जा रहा है। तो अप और डाउन जब हो तो उस केस में ट्रांस आती है। तो हम बोलेंगे सर यहां पर हमारे पास क्या है, CH3 है, और यहां पर हमारे पास क्या है, H है। इतनी बात हो गई। अब आप यहां पर या तो नंबरिंग देख सकते हैं या साफ साफ समझ में आ रहा है। देखो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अब आपको 3 पर ऑक्सीजन और 3 और 4 मतलब 3 और 4 इन दोनों ही पे ध्यान दो। देखो जब आप इन दोनों पे ध्यान दोगे तो आपको किस तरीके से दिख रहा है, डाउन में इपॉक्साइड का फॉर्मेशन दिख रहा है। अब डाउन में बनाने के लिए आपको सबसे पहले दो बॉन्ड पकड़नी पड़ेंगी डाउन की। तो कौन कौन सी दो बॉन्ड होगी, देखो एक तो बॉन्ड ये वाली होगी, बात समझ में आ रही है, और एक बॉन्ड ये वाली होगी। आपको अच्छे से पता है कि ये वाली बॉन्ड क्या होती है, एक्सियल होती है, बिल्कुल। ये वाली बॉन्ड क्या होती है, इक्वेटोरियल होती है। ये वाली बॉन्ड क्या होती है, इक्वेटोरियल होती है, और ये वाली बॉन्ड क्या होती है, एक्सियल होती है। अब मैं आपसे पूछता हूं मुझे यहां पर इसका फॉर्मेशन करना है, डाउन फॉर्म में करना है, तो हम बोलेंगे एक तो सर इस बॉन्ड को पकड़ लो और एक सर इस बॉन्ड को पकड़ लो। गलती मत कर देना, इस बॉन्ड को मत पकड़ लेना, ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसलिए आपका बहुत अच्छे से नजरिया होना चाहिए यहाँ पर देखने का चीजों को, एक में ही पल में ही गलत हो जाएगा। जैसे ही आप इसको करोगे तो आप इसका फॉर्मेशन कैसे कर दोगे, दोनों को पकड़ के ओ लगा दो। ये तो हम सीखते थे कि दोनों को पकड़ा और दूर ले जाके ओ लगा दिया। तो अगर मैं इसी का फॉर्मेशन करता हूं तो देखो यहाँ पर नहीं सिखा रहा ताकि आपका ऑब्जर्वेशन और अच्छा हो सके चीजों के प्रति। तो मैं यहाँ फिर से बना लेता हूं, ये आपका स्टार्टिंग स्टेज है। आप यहाँ पर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। एक स्ट्रक्चर को अगर आप बार बार भी बना रहे हो तो इससे आपका फायदा ही होने वाला है। तो यहां पर कैसे कर दोगे, यहां पर O है और यहाँ पर O है, बात समझ में आ रही है। और ये एक्सियल बॉन्ड बच गई और यहाँ पर ये इक्वेटोरियल बॉन्ड बच गई। यहाँ पर H है और यहाँ पर H है। इस पॉइंट को आप समझो, बात समझ में आ रही है। जैसे ही आपने इसका फॉर्मेशन कर दिया अब आपको क्या करना है, LiAlH4 का अटैक करवाना है। और आपको पता है LiAlH4 से क्या आता है, H माइनस आता है। और H माइनस जब अटैक करवाओगे, अब आप खुद देखो, जब आप यहाँ पर सामने H माइनस लेके आओगे तो आप कहाँ पर अटैक करवाओगे, तो खुद सोचो। H माइनस एक हल्की रेंट है तो ये हमेशा प्रेफर क्या करना चाहेगा, एक्सियल अटैक। अब जब ये एक्सियल अटैक करेगा उसके बाद चेक करना क्या वहां पर 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन है। तो देखो इस वाले केस में 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन नहीं होने वाला हमारे केस में। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इस H माइनस का अटैक हम लोग इस एक्सियल पोजीशन से करवाएंगे और ये वाला बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। तो आपके पास फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखो ये इस तरीके से आपने फॉर्म किया, यहाँ पर क्या था, CH3 था, यहाँ पर क्या था, H था। अब अगर ये नीचे की तरफ जाएगा तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे, O माइनस कर दोगे, यहाँ पर क्या कर दोगे आप H, और H तो ऐसे थे ही। इतनी बात समझ में आ रही है। मतलब ये जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल था वो ये था जिसने एक्सेल अटैक किया। अब आपको यहाँ पर वर्कअप करवाना है तो वर्कअप मान लो हमने करवा दिया यहीं पर और हमारे पास क्या बन गया, OH का फॉर्मेशन हो गया। अब आपको फिर से कन्वर्ट करना है ऐसे सिस्टम में। जब आप फिर से कन्वर्ट करोगे ऐसे सिस्टम में तो कैसे करोगे, देखो सबसे पहले यहाँ पर दो 6 मेंबर्ड रिंग हमने बना ली, बिल्कुल। फिर हमने यहाँ पर क्या बना लिया, CH3 बना लिया। फिर हमने यहाँ पर क्या बना लिया, H बना लिया। और उसके बाद देखो यहाँ तो हमें कोई दिक्कत नहीं है इसके इस वाली पोजीशन पे। अब हमें जो समझना है वो हमें इस पोजीशन पर समझना है। इसमें CH3 और OH एक दूसरे के क्या है,
बताइए सीसे की ट्रांस है। तो मैंने हमेशा बोला था इनके बीच में से एक लाइन खींचो और लाइन खींच के देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो अप एंड डाउन तो मतलब ट्रांस होता है। तो हम बोलेंगे यहां पर आपके पास इस तरीके से OH आ जाएगा। बाकी H की स्टोइकियोमेट्री दिखाने की यहाँ पर कोई जरूरत है नहीं, वो अपने आप अंडरस्टूड है। क्या आपको सवाल समझ में आ रहा है? हम किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, आपको यही चीज समझनी है। मैं आपको डिफरेंट सवाल इसलिए ही करवा रहा हूँ, आपका अप्रोच बहुत क्लियर होना चाहिए। तो अब हम और कुछ सवाल देखते हैं, एक दो सवाल और देखेंगे, फिर हम बात करेंगे हाइड्रेंडेन सिस्टम की। तो ये है हमारे पास अगला सवाल। अब हम इस सवाल को देखते हैं। देखो सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई है, जब भी आपके पास साइक्लोहेक्सेन सिस्टम लग जाए तो आपको सबसे पहले इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अगर आपको स्टीरियो सिलेक्टिविटी बतानी है तो चेयर फॉर्म में ही ज्यादा अच्छे से आप बता पाओगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं कि सर इसको चेयर फॉर्म में तो बदल लेंगे, लेकिन सर आखिरकार ये जो रिएजेंट है इस रिएजेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ रिएजेंट बताता हूँ कि आखिरकार यहाँ पर क्या होता है। देखो आप लोगों ने नॉन क्लासिकल कार्बोनेट का नाम सुना होगा या आपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पक्का सुना होगा। तो अगर मैं जैसे बात करता हूँ यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड है और यहाँ पर इसके बीच में ही क्या है, पाई बॉन्ड भी है, अच्छे से आपने देखा होगा, और सामने क्या था, Br2 था, याद आ गया। तो यहां पर क्या होता है, इस पर पॉजिटिव जनरेट होता है, इस पर नेगेटिव जनरेट होता है। तो इस पाई बॉन्ड के इंटरेक्शन के साथ आ जाता है ये, और इंटरेक्शन के साथ आने की वजह से यहां पर आपके पास कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होता है, और इसी को आप नाम देते थे नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइड। एल्कीन के केस में आप लोग पढ़ते थे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, तो बिल्कुल यहाँ पर वैसा ही कार्यक्रम होने वाला है। ये आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड है, जहां पर इसके पाई क्लाउड के साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ ये Br2 वाला इंटरेक्शन करेगा और फिर आगे रिएक्शन प्रोसीड होगी। आपको बेसिक ज्ञान होना चाहिए, बहुत जरूरी है। आपने इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, फिर क्या, ये तो पता होना चाहिए कि आखिरकार Br2 का रोल क्या है, इस पर अटैक करेगा कि इस पर अटैक करेगा। आपका बस चले तो इस पर भी पता नहीं, अटैक करवा के CH3 बाहर कर सकते हो। तो बस यही सब चीजें हैं कि जहां पर आपको ध्यान देना है। जब आप इतना कॉन्सेप्ट लगा पा रहे हो तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करोगे आप चेयर फॉर्म में कन्वर्ट? तो हम चेयर फॉर्म कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर ऐसे हो गया। अब ध्यान से देखना, ये जो है ये बल्की ग्रुप है, और मैंने आपको एक बात बताई थी बल्की ग्रुप के बारे में। जो बल्की ग्रुप होते हैं वो कहां पर होते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पर होते हैं और अप फॉर्म में होते हैं। फिर मैं बोल रहा हूं, इक्वेटोरियल पोजीशन पर होते हैं एंड अप फॉर्म में होते हैं। मतलब ज्यादातर या मोस्टली जो बल्की ग्रुप्स होते हैं उनको हम लोग इस ही तरीके से दिखाते हैं, ऐसे। इसके बाद अब आप खुद नंबरिंग करो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। अगर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में आ रही है। लो हमने डबल बॉन्ड लगा दी। तो ये तो हमारे पास ये सिस्टम हो चुका है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब हमें Br2 लगाना है। तो अब आप खुद सोचिएगा, खुद सोचिएगा, खुद सोचिएगा। अगर हमें Br2 लगाना है तो आपको पता है ये पहले से ही अप फॉर्म में है, तो जो Br2 का, जो Br पॉजिटिव का आना होगा वो कहां से होगा, डाउन से आना होगा, नीचे की तरफ से आना होगा। इस पॉइंट को ही समझिएगा। जैसे अगर मैं यही को समझते हैं यहाँ पे हल्का सा कि अगर ये अप है तो ये जो Br2 का जो Br आएगा वो कैसे आएगा, डाउन फॉर्म में आएगा। तो अब मुझे यहाँ पर डाउन बॉन्ड देखनी है। देखो ये इसका इक्वेटोरियल है और ये इसका एक्सियल, ऐसे ही। मतलब अब आप बोलोगे सर इसमें तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड होगी, मैं तो आपको बस समझा रहा हूँ। हाँ, इसको मिटा देते हैं। ये इक्वेटोरियल है और ये एक्सियल। ऐसे ही यहाँ पर आपके पास क्या है, इक्वेटोरियल, और यहाँ पर क्या है, एक्सियल। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इस तरीके से कुछ फॉर्म कर दोगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ऐसे ऐसे इस तरीके से, और यहाँ पर आप कर दोगे Br पॉजिटिव का फॉर्मेशन, और यहाँ पर आपके पास इक्वेटोरियल बॉन्ड है और यहाँ पर आपके पास एक्सियल पर H है। बात समझ में आ रही है? अगर ये बात समझ में आपको बहुत अच्छे से आ चुकी है तो इस कॉन्सेप्ट को ही समझना था आपको कि किस तरीके से लगाने वाले हैं। ठीक है। अब अगले केस में आपके पास क्या है, Br माइनस है। Br माइनस है। अब Br माइनस कहां से अटैक करेगा, आपको पता है कोई भी जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो मरते दम तक एक्सियल अटैक करना चाहता है। तो अगर मैं इसका एक्सियल अटैक करवाऊंगा तो खुद सोचो, यहां पर इक्वेटोरियल है, इसका एक्सियल तो इन्वॉल्व हो चुका है और यहाँ पर एक्सियल है, तो हम बोलेंगे इसका इस तरीके से अटैक होगा। जब इस तरीके से अटैक होगा तो यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा। तो आपके पास फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होगा। देखो यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे,
ये वाला बी आर यहाँ और ये वाला बी आर यहाँ एक्सेल पोजीशन पर आ चुका है। बस इस तरीके से आपके पास फॉर्मेशन हो गया। अब दोबारा से आपको कन्वर्ट करना है इस वाले सिस्टम में। जब आप इस वाले सिस्टम में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे, देखो सबसे पहले आप ऐसे ही बना लो, इस वाले ग्रुप को दर्शाओ। ये वाला ग्रुप यहाँ लगाता आपने, लगा दिया। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब आप देखो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री और इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, सेम है। मतलब अगर ये ऊपर है तो ये भी ऊपर की तरफ जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, बी आर लगा दिया। और ये कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। हमेशा एक लाइन खींच के देखा करो, उससे चीज़ें समझ में आती हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, बी आर हो जाएगा। हो गया आपका आंसर। देखने में सवाल ये बहुत इजी है, लेकिन यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट सारे वर्क कर रहे हैं। अगर आप लोग इस जगह पर अटक रहे हो तो मैं फिर बता रहा हूँ कि आप अगर इस Br2 को अटैक करोगे तो अगर ये ऊपर की तरफ मौजूद है तो पक्की बात है जो Br प्लस आएगा वो नीचे की तरफ से आएगा ड्यू टू हिंड्रेंस, ताकि हिंड्रेंस ऊपर की तरफ ज़्यादा है तो उसको नीचे की तरफ से आना पड़ेगा। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान देने हैं। अब आप बोलोगे सर इस सवाल कराने का कारण क्या है, तो सुनिएगा। अब ऐसा ही सवाल हम करने वाले हैं बेहतरीन सा रिएजेंट्स को मिलाकर डेकलिन सिस्टम में। चलिए देखते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं इस बेहतरीन से सवाल से। यहाँ पर आपके सामने डिफरेंट रिएजेंट्स हैं और ये आपके पास डेकलिन सिस्टम है। तो कम से कम अब आपको ये बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि डेकलिन सिस्टम को सबसे पहले चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उतना तो आप कर ही लीजिए। देखो जब आप इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, अब रिएजेंट का रोल क्या है वो सब अभी सेकेंडरी चीज है। सबसे पहले चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखो। जब आप चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास ऐसा होगा, यहाँ पर CH3 और H है। देखो यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर H है। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ये 1, ये 2, ये 3, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास डबल बॉन्ड। तो सबसे पहले आपने चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब एक एक करके हम रिएजेंट का रोल समझते हैं। देखो ये क्या है, BrOH है और हमें पता है जिस तरीके से आपके पास Br2 था तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पर इंड्यूस पोलैरिटी हो सकती है। आप लोगों ने पढ़ा है ना नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन का फॉर्मेशन, वैसे ही यहाँ पर क्या है, BrOH है। अब तो यहाँ बहुत आसान हो जाएगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। जो कार्यक्रम ये करता था वही कार्यक्रम ये करेगा, सिंपल सी बात है। और जब ये करेगा इस तरीके से, मुझे बताना अब जो Br है वो Br कैसे लगेगा। तो हम यहाँ से बोलेंगे कि हमारे पास अगर सामने क्या है BrOH, तो BrOH से सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ से Br प्लस आएगा। और Br प्लस किसका फॉर्मेशन करेगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। अब देखो ध्यान से, ये जो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा तो सबसे पहले ये कहां से जाएगा, तो Br पॉजिटिव कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं है। अगर न्यूक्लियोफाइल होता तो उस केस में सोचते हम एक्सेल अटैक करवाते, लेकिन यहां पर ये Br पॉजिटिव इस CH3 ग्रुप जो कि ऑलरेडी ऊपर प्रेजेंट है, तो यहां ऊपर से नहीं आना चाहेगा, नीचे की तरफ से आना चाहेगा। बात समझो ध्यान से, अगर न्यूक्लियोफाइल होता तो हम एक्सेल अटैक करवाते, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, हमें तो इसको लगाना है वहां पर, नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन का फॉर्मेशन करवाना है। तो ये ऑलरेडी अगर ऊपर प्रेजेंट है तो ये ग्रुप कहां से आएगा, नीचे से आएगा। इस बात को बहुत अच्छे से समझना है। आ रही बात समझ में? जब आप समझ लोगे तो आपके पास यहाँ पर इस तरीके से देखना, यहाँ पर क्या था, CH3 था, यहाँ पर क्या था, H था, तो फॉर्मेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, Br पॉजिटिव। आगे बात समझ में? और यहाँ पर भी क्या होगा आपके पास H, और यहाँ पर भी क्या होगा आपके पास H। मतलब आपको डाउन साइड पकड़ना था, तो एक तो डाउन ये इक्वेटोरियल वाला और एक डाउन ये एक्सेल वाला, दोनों को पकड़ के खींच के आपने Br पॉजिटिव लगा दिया। ये पुरानी वाली बात है। जैसे ही आपने किया वैसे ही अगले स्टेप में क्या होगा, OH माइनस तैयार रहेगा। अब बारी आ रही है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है तो सबसे पहले ये एक्सियल अटैक करना चाहेगा। कंसीडर करेंगे हम वहां पर 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन। दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझने की कोशिश करिए, बहुत अच्छे से। जब आप समझेंगे तभी आपको बहुत हद तक चीजें समझ में आने वाली हैं। जब आपने समझ लिया तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में आपके पास यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पर CH3, यहाँ पर H। जब आप इसका OH माइनस का, किसका OH माइनस का अटैक करवाओगे, यहाँ से करवा दिया अटैक, तो ये इस तरीके से शिफ्ट होगा, तो आपके पास यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास Br आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात सबको समझ में आई। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं।
जैसे ही आपने किया, अब देखो अगले स्टेप में क्या है। अगले स्टेप में आपको दिया है NaOH, और NaOH क्या होता है भैया, बेस होता है, और बेस दुनिया में क्या करने आया है, सबको पता है जिसने मेरे से पढ़ रखा हुआ है, H+ खाने आया है। तो सबसे पहले ये जो OH- है ये H+ खाएगा। कौन सा H+ खाएगा, एसिडिक H+ खाएगा। तो हम बोलेंगे सर ऑक्सीजन पे जो H लगा है वो एसिडिक H है, तो हम यहां से इस H को भगा ले जाएंगे। जैसे ही हमने ऐसे किया तो हमारे पास फॉर्मेशन कैसे हो गया, इस तरीके से इसका फॉर्मेशन हो गया, यहां पर Br और यहां पर O-। अब देखो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग केस है ये, बहुत ज्यादा। अगर आप थोड़े से केमिस्ट्री के जानकार हो तो आपको पता है हर सिग्मा के बगल में या अपोजिट में, बगल में क्या है, अपोजिट में एंटी बॉन्डिंग होता है। तो ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग है। यहाँ पर नेगेटिव इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन भरेगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में भरते हैं वैसे वैसे सिग्मा बॉन्ड वीक होता है, टूटता है, तो यहाँ पर ये बाहर निकल जाएगा। तो आपके पास फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपके पास फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, इनको तो आप लगाना ही मत भूलिए। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अभी तक चल रहा है, और अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी क्वेश्चन चल ही रहा है। हमने ज्यादातर जो क्वेश्चन अभी तक किए वो ऐसे वाले क्वेश्चन किए जहां पर सीधे ये देता था, लेकिन सबसे पहले हमने अब बनाया। तो अब आप खुद सोचो, स्टीरियोकेमिस्ट्री में अगर रिएजेंट्स को हम लोग एक साथ लगा दें तो क्वेश्चन किस लेवल का बन सकता है। तो अब आपकी ये सारे के सारे अप्रोच ही है, और आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री का ध्यान देना है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, ये हो गया। अब आप बोलोगे सर अब क्या होने वाला है, तो अब देखिएगा क्या होने वाला है। यहाँ पर क्या है, वाटर है, तो वाटर से क्या आ सकता है, H+ आ सकता है, बिल्कुल सर आ सकता है। ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर है, बिल्कुल सर। तो अगर ऑक्सीजन पे लोन पेयर है तो इसको अटैक कर देगा इस तरीके से, तो आपके पास यहां पर फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा सा फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो यहां पर OH प्लस, यहां तो CH3 और H होगा ही, और अगले स्टेप में फिर क्या होगा, दोबारा से आपके पास वाटर है, बिल्कुल। तो अब आप क्या करोगे, वाटर को एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करवाओगे। कैसे, यहां से H3O+ से आप H2O की बात कर सकते हो, बिल्कुल। तो यहां से क्या होगा आपके पास, ये अटैक करेगा। अटैक कहां से करेगा, न्यूक्लियोफाइल है तो ये एक्सियल अटैक करेगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये सारी की सारी। न्यूक्लियोफाइल है तो ये एक्सियल अटैक करेगा। जैसे ही ये एक्सियल अटैक करेगा वैसे ही ये वाला बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। अब ये वाला काम तो आपको कितनी बार सिखा रखा है। अब अगर आप यहां अटैक करें तो कोई फायदा नहीं पढ़ने का। अगर आप अभी भी यहां आके अटक जा रहे हो कि सर अब क्या कर रहे हो, तो अभी तक आपने क्या सीखा। आप लोग ऐसे हो कि एक चीज को 100 बार भी बताओ तब भी लगता है नया है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, डैश को बैच बना देते हैं, बैच को डैश बना देते हैं, इसलिए आज तक कभी स्टोकेमिस्ट्री समझ ही नहीं आती है। आप अपने ऑब्जर्वेशन स्किल्स को बहुत अच्छा कीजिए। जब आपने ऐसा किया तो अब इस वाले केस में क्या हो जाएगा आपके पास, बताओ। इस तरीके से यहाँ पर और यहाँ पर तो CH3 था ही, यहाँ पर H था ही, यहाँ पर आ जाएगा OH, और इस वाली जगह पर भी आपके पास क्या आ जाएगा, OH H, और यहाँ पर पॉजिटिव। और लास्ट स्टेप में एक चीज बोलता हूँ, वर्कअप करवाना है, मतलब पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है, H+ को बाहर भगा दो। अब ये मत सोचो सर H+ कौन लेके गया, कहाँ गया, कैसे गया, ये तो बहुत बेसिक केमिस्ट्री है। जब आप हायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आए तो ये चीजें तो अब हजम हो जानी चाहिए, क्योंकि आपने इतनी सीरीज गुजारी है, इतने क्वेश्चंस किए हैं जहां पर कहीं पर भी H+ आ जाता है, कहीं से भी चला जाता है, तो ये वर्कअप बोलते हैं हम इसको। तो और वर्कअप को केमिस्ट्री में लेके कभी परेशान होना ही नहीं है। हर कोई दुनिया में साफ सुथरी कंडीशन में ही रहना चाहता है, कोई भी गंदी कंडीशन में नहीं रहना चाहता। तो किसी को बोलना नहीं पड़ता भैया साफ सुथरी कंडीशन में रहो, वो अपने आप बन जाता है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है। ये OH और यहाँ पर OH, ये था आपके पास सवाल। अब वही फिर से बात कि अभी भी आंसर कंप्लीट नहीं है। आंसर को कंप्लीट करने के लिए आपको इस फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो जब आप इस फॉर्म में बदलोगे तो कैसे बदलोगे, ये आपके पास सबसे पहले 6 मेंबर्ड रिंग है, लो बना लिया। यहाँ पर आपके पास क्या है, CH3 है, यहाँ पर आपके पास क्या है, H। अब आप देखो, जब इसके बीच से एक लाइन खींचोगे तो यहाँ पर इस CH3 पे ये वाला OH तो सेम है और ये वाला अपोजिट है, तो हम बोलेंगे इस वाले में तो OH कुछ इस तरीके से होगा और यहाँ पर OH कुछ इस तरीके से होगा। अगर एक बार आप सीख गए करना क्या होता है, फिर तो वही करना होता है जो हो रहा होता है, यकीन मानिए मेरा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ एक लाइन में ही खत्म हो जाती है, जो भी मैंने बोली। तो देखो कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन है। अब लेकिन जो बच्चा थोड़ा सा नया होगा बोलेगा पता नहीं सर ने कहाँ से शुरू किया, कहाँ पे क्या खत्म कर रहे हैं। हर स्टेप अपने आप में एक मतलब रखता है और हर स्टेप का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इस लेवल के क्वेश्चंस आपको करने हैं। और आपको सच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है, स्टीरियो केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट लगाने हैं, तो इस लेवल के क्वेश्चंस आपको करने ही हैं।
अब कोई ऑप्शन नहीं है कि सर इसको छोड़ दें कुछ और कर लें, फिर तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना ही खत्म कर दो। क्यों? सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिलेट होती है। अगर आप यहाँ छोड़ोगे तो ये पीछा करेगी कहीं और जाके। अब हिस्टोकेमिस्ट्री ऐसा पोर्शन है कि हर जगह आ जाता है, जहाँ नहीं भी आना चाहिए वहां पे भी आ जाता है। और पेरिसाइक्लिक में तो आपको पता ही है, पूरी पूरी ब्रांच में हिस्टोकेमिस्ट्री भरी है। वो सवाल ही क्या पेरिसाइक्लिक का जिसमें हिस्टोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट ना पूछ ले आपसे। तो फिर मैं यही बता रहा हूँ, सारी चीजें हम पढ़ेंगे और मेरे पढ़ाने का जो सीक्वेंस होगा वो भी यही होगा। मैं ये दिमाग में लेके चलूंगा मैंने आपको अभी तक क्या क्या सिखा दिया और अब क्या सिखाने वाला हूँ। तो बस ये चीजें बहुत अच्छी हैं। अब हम बात करते हैं, हमारे पास डेकालिन सिस्टम हो गया। याद करो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था साइक्लोहेक्सेनॉन सिस्टम, जहां पर हमने एक्सियल और इक्वेटोरियल अटैक के बारे में बहुत डिटेल डिस्कस किया था। उसका दूसरा सिस्टम था ब्रिज हेड कंपाउंड, जहां पर हमने एंडो अटैक एक्सो अटैक की बात की थी। फिर हमने बात की कि यदि हमारे पास फ्यूज रिंग्स हो, और फ्यूज रिंग में कौन सी रिंग हो हमारे पास, जल्दी से बताओ, दो, एक बाईसाइक्लिक और एक पॉलीसाइक्लिक। तो हमने सबसे पहले 6 मेंबर्ड की जो हमारे पास बाईसाइक्लिक रिंग है उसकी बात कर ली। और मैंने आपको बोला था जो फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक रिंग होती है उसके 3 केस होते हैं, एक 6 होते हैं, एक 5 होते हैं, और लास्ट में बाकी जितने भी छोटे वाले बच रहे हैं। तो अब एक केस बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, 5 मेंबर्ड रिंग वाला। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके सवाल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेट गेट में तो बहुत पूछता है। उसकी बात करते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे वही फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स में। देखो फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स में अब हमारे पास जो सिस्टम है उस सिस्टम का नाम है हमारे पास हाइड्रेंटेन सिस्टम। तो अब हाइड्रेंटेन सिस्टम में आखिरकार क्या होता है, तो सबसे पहले मैंने बोला यहाँ पर 5 और 5 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं। अब अगर 5 और 5 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं तो उसके आपके पास 2 तरीके हो सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक तो तरीका हमारे पास कुछ इस तरीके से हो सकता है कि जहां पर ये किस मैनर में हो, सिस मैनर में हो, मतलब इन दोनों का सेम ही हो। और एक कॉन्सेप्ट आपके पास कुछ ऐसा हो सकता है जहां पर ये किस मैनर में हो, ये आपके पास ट्रांस मैनर में हो। मतलब ये आपको अगर जंक्शन की हिस्टोकेमिस्ट्री समझ में आ रही है तो आपको बहुत हद तक बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। ये दोनों अगर सेम साइड की तरफ आ रहे हैं तो आप इसको बोलते हो सिस, और अगर ये अपोजिट आ रहे हैं, जैसे आपने अभी भी 6 मेंबर्ड रिंग की बात की थी, तो इसको बोलोगे ट्रांस। अगर मैं आपसे पूछूं क्या एक और 6 मेंबर्ड रिंग पॉसिबल है, तो हम लोग बोलेंगे सिस का एक और फॉर्म पॉसिबल हो सकता है। अब आप बोलोगे कौन सा, देखो इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से डैश लगा दो और यहाँ पर इस तरीके से डैश लगा दो, और यहाँ पर भी ये एक साइड में है तो हम बोलेंगे ये भी हमारे पास क्या है, सिस फॉर्म है। तो हमारे पास हाइड्रेंटेन सिस्टम की 2 फॉर्म होती हैं, एक होती है सिस फॉर्म और एक होती है ट्रांसफॉर्म। अब आपको यहाँ पे समझना है कि इसकी सिस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू ट्रांसफॉर्म। ये सबसे पहला पॉइंट है। जब हम 6 मेंबर्ड रिंग की बात करते हैं तो वहां पर ट्रांसफॉर्म ज्यादा स्टेबल थी, क्योंकि हमने वहां पर 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन की बात की थी कि सिस फॉर्म में होते हैं, ट्रांसफॉर्म में नहीं होते हैं। लेकिन इस वाले केस में सिस्टम जैसे जैसे छोटा होता जाएगा वैसे वैसे ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगी, अनस्टेबल होती जाएगी, क्योंकि छोटी मेंबर्ड रिंग को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने में दिक्कत होगी, ट्रांसफॉर्म बनाने में दिक्कतें होंगी। तो इसलिए मैंने आपको लिखाया था जैसे जैसे रिंग की साइज बढ़ती है वैसे वैसे उसका जो ट्रांसफ्यूज फॉर्म है वो बढ़ता है, और जैसे जैसे साइज घटेगी वैसे वैसे उसका ट्रांसफ्यूज फॉर्म घटेगा। तो यही मैं बात बता रहा हूं। तो आपको अगर यहां पर समझना है तो आपको यहां पर सिस फॉर्म की हिस्टोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि यहां पर ये तो आपके पास सवाल ऑलमोस्ट होंगे नहीं। तो जब आप इसकी बात करोगे तो अब आपके पास 2 केसेस हैं, सिस फॉर्म के आपके पास 2 केसेस हैं। अगर आपने इन दोनों केसेस को अगर एक एक करके समझ लिया आपको बहुत हद तक सारी चीज समझ में आ जाएंगी। एक तो केस आपके पास ये है कि जहां पर 5 मेंबर्ड रिंग आप लोगों ने इस तरीके से बनाई और आप लोगों ने इस तरीके से दिखा दिया डैश, और ये भी आपके पास क्या दिखा दिया आपने, डैश। बात समझ में आ रही है। और एक आपके पास इस तरीके से है, यहां पर आपने दोनों के क्या दिखा दिया, इस तरीके से दिखा दिया। ये दोनों ही सिस हैं। यहां पर समझना ये नहीं है, आपको यहां पर समझनी है कैविटी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, कैविटी। इस वाले केस में भी आपको समझना है कैविटी के बारे में, और कैविटी के बारे में मैं आपको इसको बुक से ही समझा पाऊंगा। अब बुक से कैसे समझा पाऊंगा, इस पॉइंट को आप समझो। देखो अगर मैं बुक से समझाऊं तो बुक के लिए जो सीधा फंडा होता है आपके पास वो ज्यादा कुछ नहीं, इस तरीके से है।
ये आपके पास एक कॉपी है। अब मुझे इससे आपको समझाना है कि सर आखिरकार इस सिस्टम का मतलब हम कैसे समझेंगे, आखिरकार इसकी कैविटी का मतलब कैसे समझेंगे। आप मान लो आपके पास, मैं इसको आधे आधे पार्ट में करता हूं, ये वाली 5 मेंबर्ड रिंग है और ये वाली भी 5 मेंबर्ड रिंग है। जब आपके पास सिस्टम इस तरीके से हो जहां पर डैश डैश हो, तब आपको इस तरीके से बुक ओपन करनी है पढ़ने के लिए। याद करने का तरीका क्या होगा, जब आपका डैश डैश हो तब आपको पढ़ने का मन करेगा, तो आप बुक ऐसे ही ओपन करने वाले हो। बात समझ में आ रही है। और जब आप ऐसे बुक ओपन करोगे तो यहां पर जो हिंड्रेंस क्रिएट होगा वो ऊपर की तरफ ही क्रिएट हो रहा है, देखो देखो। तो इस बार जो अटैक होगा वो अटैक कहां से होगा, नीचे की तरफ से होगा। पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आपके पास ऐसी स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी जंक्शन पे, तो आपको बुक ऐसे समझना है ओपन किए हुए, और जहां पर जिसकी वजह से मैं ऐसे समझाना चाहूं, यहां पर हिंड्रेंस क्रिएट है तो अटैक कहां से होगा, नीचे से अटैक होगा। और जब आपके पास ऐसा कुछ हो तो आपको अब पढ़ने का मन नहीं है, तो बुक कैसे ओपन करोगे, बुक ऐसे ओपन करोगे, ऐसे ऐसे। इतना कोई नहीं सिखाता। बुक अगर ऐसे ओपन करोगे तो आपके पास अब हिंड्रेंस कहां है, हिंड्रेंस उस तरफ होता है जहां पर बुक ओपन होता है। तो इस तरफ क्या है, बुक ओपन है, तो उस तरफ ही हिंड्रेंस है। अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है तो आपकी 5 और 5 मेंबर्ड रिंग की सारी कहानी खत्म कर दी है मैंने एक ही झटके में। तो देखो आप इसको किस तरीके से ओपन करते समझोगे, इस तरीके से पढ़ने के रूप में। और इसको कैसे समझोगे आप, इसको समझोगे इस तरीके से ना पढ़ने के रूप में। जिस तरफ बुक ओपन होता है उस ही तरफ हिंड्रेंस होता है। तो इस बार जो आपके पास अटैक होगा, अटैक, वो अटैक कहां से होगा, नीचे की तरफ से अटैक होगा, नीचे की तरफ से। ये बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यकीन भी नहीं कर सकते कितनी इंपॉर्टेंट है। और इस बार हिंड्रेंस यहां पे है, इस बार हिंड्रेंस यहां पे है, तो अटैक कहां से होगा, अटैक होगा ऊपर से, अटैक होगा ऊपर से। तो अब आपको दोनों ही फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है, आप तो इस फॉर्म को याद कर लो कि जब ऐसा होता है तो इस केस में ऐसा होता है और अटैक इस तरीके से होगा। तो इसका मतलब जस्ट इसके अपोजिट कौन सा केस होगा, ये वाला होगा। अगर आप दोनों याद करने चलोगे तो एक भी याद नहीं रहने वाला। तो आप एक चीज ऐसे याद करो, डैश पे है तो पढ़ने का मन कर रहा है तो बुक ओपन करेंगे। और बुक कैसे ओपन करेंगे, इस तरीके से ओपन करेंगे। और जिस साइड बुक ओपन होती है, मैं यहां लिख देता हूं, बुक ओपन जिस साइड होती है। ये बातें ऐसी हैं जो आपको हिंदी में ही लिखनी होनी चाहिए। बुक ओपन जिस साइड होती है उस ही साइड हिंड्रेंस होता है। अगर ये बात समझ में आ गई तो आपको अब सब कुछ आ गया समझ में हाइड्रेंडियन सिस्टम के बारे में। अब देखना मैं आपको 3-4 सवाल दूंगा, आप कैसे खटाखट टिक करोगे। बोलोगे सर बस इतना सही है, और यही समझने में आधे लोगों का पूरा जीवन चला गया, जिनको ये नहीं पता कि 5 मेंबर्ड रिंग में कैविटी कहां पर किस तरफ होती है और अटैक कैसे होता है। तो चलिए अब हम सवाल देखते हैं। तो अब हम इन सवालों को देखना शुरू करते हैं। ये आपके पास सवाल हैं हाइड्रेनियन सिस्टम के। देखो 6 मेंबर्ड रिंग वाली की स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग होती है, 5 और ये जो आपको 6 दिख रही है इनकी ऑलमोस्ट एक तरह होगी, बाकी सब जितने भी होंगे वो एक तरह से होंगे। तो 3 पार्ट्स में पड़ जाता है 2 फ्यूज रिंग वाले सिस्टम को। अगर आपको इतनी बात समझ में आ रही है तो अब आपको सवाल शुरू करने हैं। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आखिरकार इनके जंक्शन पे स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है। आप बोलोगे सर डैश है, और मैंने आपको तरीका भी बताया था कि यदि डैश है तो पढ़ने का मन करेगा तो बुक इस तरीके से ओपन करोगे, और अगर बुक इस तरीके से ओपन करोगे तो ऊपर की तरफ ही हिंड्रेंस होगा। जहां पर बुक ओपन होता है वहां पर हिंड्रेंस होता है, तो अटैक कहां से होगा, नीचे की तरफ होगा। तो बहुत ही सिंपल है कि यहां से आपके पास क्या आएगा, H- आएगा, और H- इस बार अटैक कहां से करेगा, नीचे की तरफ से करेगा। और जब आप नीचे की तरफ से इसको अटैक करवाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ME यहां पर आपके पास हो जाएगा, नीचे की तरफ से आ रहा है तो H आ जाएगा नीचे की तरफ से, और OH वर्कअप करके क्या चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। और यहां पर तो जो जैसा था वैसा ही कर दोगे। और ये क्या था, डबल बॉन्ड ME और यहाँ ME, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो कितना इंटरेस्टिंग और कितना इजी है। चलो यहाँ देखते हैं, जो आपके पास जंक्शन पे स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी, ठीक है ऐसी, तो आप उसे क्या करोगे, यहाँ पर इस बार वेज पे है तो इस बार पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो इसको बुक को ऐसे कर दोगे बंद। तो नीचे की तरफ हिंड्रेंस है, जहां पर कैविटी होगी हिंड्रेंस। तो अगर हिंड्रेंस होगी तो अब हम बोलेंगे यहां से जो H- आएगा वो अटैक कहां से करेगा,
ऊपर की तरफ से अटैक करेगा। अब अगर आपको अभी भी नीचे ऊपर दिखाना नहीं आ रहा, फिर तो भैया का ही बताएं जिंदगी में क्या होगा। यहाँ पर क्या होगा, Me। अब इस वाले C डबल बॉन्डों में ऊपर से आ रहा है तो यहाँ पर क्या लगा दोगे, H, और नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, पहले आया होगा O-, उसके बाद क्या हो जाएगा, बरकप OH। बात समझ में आ रही है? कितने आसानी से आप सारे आंसर कर पा रहे हो। इस सवाल को देखते हैं। ये भले ही 6 और 5 मेंबर रिंग का कॉन्सेप्ट है, लेकिन एकदम ऊपर वाले की तरह ही सोचेंगे। जब आप ऊपर वाले की तरह सोचोगे तो बताओ अब इस बार H- कहां से अटैक करने आएगा। आप लोग बताओगे, मैं नहीं बता रहा। सोचिए ये कहां पर है, बोली ऊपर की तरफ। इसकी स्टोइकोमेट्री में क्या होगा, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बंद कर दी। नीचे की तरफ इंट्रेंस कैविटी ज्यादा, तो ऊपर की तरफ से अटैक करेगा। तो यहां से H- कहां से अटैक करेगा, ऊपर की तरफ से करेगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक तो 6 मेंबर रिंग है और यहां पर क्या होगा, ये Me है। अगर H ऊपर की तरफ से अटैक करेगा तो यहां पर तो H आ जाएगा और यहां पर आपके पास OH आ जाएगा। अब अगर आप इन क्वेश्चंस में थोड़ा आंसर को ऑब्जर्व करोगे, कैसे देखना, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री जंक्शन पे थी वही स्टीरियोकेमिस्ट्री आपके पास इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल की है। देखो डैश, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री जंक्शन पे थी वही आपके पास इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल के, देखो वेज। जो स्टीरियोकेमिस्ट्री जंक्शन पे थी तो वही आपके पास इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल की स्टीरियोकेमिस्ट्री है। तो यहां से ट्रिक जनरेट होती है। मान लो अगर आपको नहीं पता, नहीं याद कि बुक किस साइड ओपन करेंगे, कब पढ़ना है कब नहीं पढ़ना है, तो उसके लिए ट्रिक होती है। क्योंकि हम लोगों में से ज़्यादातर लोग पढ़ना ही भूल जाते हैं सब कुछ, तो बुक ही नहीं ओपन करते हैं। हम बोलेंगे कि सर हम तो बुक ही ओपन नहीं करते, तो फिर कैसे पता चलेगा। तो उनके लिए ट्रिक है सिंपल सा कि भाई जो स्टीरियोकेमिस्ट्री जंक्शन पर होगी, जंक्शन स्टीरियोकेमिस्ट्री इक्वल टू स्टीरियो ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है। अब इससे आसान तो कुछ भी नहीं हो सकता जिंदगी में, कि जो आपके पास इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होगा उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री वही रहेगी जो जंक्शन पे ग्रुप प्रेजेंट है, जो जंक्शन पर ग्रुप प्रेजेंट है, जो जंक्शन पर ग्रुप प्रेजेंट है। और यहां से एक कंक्लूजन भी आ गया कि हमेशा 5-5 मेंबर रिंग या हाइड्रोजन सिस्टम में जो उसकी स्टीप क्या होती है, कैविटी होती है, कैविटी वो ज्यादा ही डोमिनेट करती है ओवर जो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उनके हिंड्रेंस से। अब आप सोचने वाले लोग ऐसे सोच सकते हैं कि सर अगर एक ग्रुप यहां पर नीचे की तरफ प्रेजेंट है तो जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल हो वो ऊपर से अटैक करेगा, ऊपर से। अपना दिमाग लगाए, हिंड्रेंस। आपने आज तक जिंदगी में ऐसे जो सोचा है कि यदि मान लो फॉर एग्जांपल 6 मेंबर रिंग था, 6 मेंबर रिंग में कोई ग्रुप ऊपर की तरफ प्रेजेंट था, अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, तो हम अटैक कहां से करवाते थे, नीचे की तरफ से करवाते थे, करवाता Br पॉजिटिव का सोच के। तो आप लोग भी सोच सकते हो कि सर अगर ये ग्रुप ऊपर की तरफ प्रेजेंट है तो अटैक हम कहां से करवाएंगे, नीचे से। तो मैं फिर बोलूंगा एक बात कि 5-5 मेंबर रिंग या हाइड्रोजन सिस्टम में जो ग्रुप का स्टेरिक हिंड्रेंस है वो इतना डोमिनेट नहीं करता जितना उसका रिंग का कैविटी हिंड्रेंस डोमिनेट करता है। तो यहां पर नोट करना है, ये सब बातें वो बातें जो आपके कॉन्सेप्ट्स को चमका देंगी। जो कैविटी हिंड्रेंस होता है, ये सिर्फ बातें मैं 5-5 मेंबर रिंग या हाइड्रोजन सिस्टम के लिए बता रहा हूं। जो कैविटी हिंड्रेंस होता है वो ज्यादा डोमिनेट करता है ओवर किसी भी जो ग्रुप प्रेजेंट है उसके हिंड्रेंस से। दिस इज द फाइनल कंक्लूजन। और ये आपका तरीका है क्वेश्चन को पढ़ने का। बस यहां पर आपके सिस्टम खत्म हो गए। अब सर जो छोटे छोटे सिस्टम है 3-3 मेंबर्ड, 3-4 मेंबर्ड, 4-4 मेंबर्ड, उस केस में क्या करेंगे, तो सुनो एक बात बताई थी, जितनी छोटी रिंग होगी उतना वहां पर सिस नेचर होगा, ट्रांस हो नहीं सकता, फ्लेक्सिबल है नहीं, सिस्टम एकदम मतलब ज्यादा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो हमेशा उसमें सिस होता है, और अगर सिस होता है तो उस केस में हमें ग्रुप को भी देखना है और कैविटी हिंड्रेंस को भी देखना है। वो जब डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बीच में ही समझाता जाऊंगा, वो उसको एज इट इज अलग पढ़ने से कोई जरूरत नहीं है। 2 सिस्टम पढ़ने थे, एक डेकालिन सिस्टम और एक हाइड्रोजन सिस्टम, जो कि मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया। अब हम एक लास्ट बात और कर लेते हैं, पॉलीसाइक्लिक। बस छोटा सा एग्जांपल एक उसकी बात करते हैं। तो अब हम लास्ट बात कर लेते हैं पॉलीफ्यूज रिंग। देखो अब पॉलीफ्यूज रिंग की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो सिंपल सी बात है, यहां पर क्या होंगी, 2 से ज्यादा रिंग होंगी। तो इसमें मैं एक ही एग्जांपल लेता हूं जहां पर आपके पास 6 मेंबर रिंग
को 2 से ज़्यादा बार फ्यूज कर दे, मतलब 3 लगा दो। तो सबसे पहले वही बात कि जिस तरीके से साइक्लोहेक्सिन को चेन में करते थे, 2 साइक्लोहेक्सिन को फ्यूज करके फिर चेन में करते थे, वैसे ही यहाँ पर भी हमें सबसे पहले किस में बदलना है, चेयर फॉर्म में बदलना है। और इनकी ये वाली जो चेयर फॉर्म होती है ये क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है, और इसी का नाम क्या होता है, ट्रांसफॉर्म। ये बात तो सबको समझ में आ रही है। अब अगर हमारे पास मान लो क्वेश्चन आ जाए कि C डबल बॉन्ड लगा हो, तो इस वाले सिस्टम में भी हमारे पास जो स्टीरियोकेमिस्ट्री रिएजेंट में हम लोग लगाने वाले हैं, बस आपको यहाँ पर एक बात ही बतानी थी। स्टीरियोकेमिस्ट्री जो हम लोग रिएजेंट में लगाने वाले हैं वो एज इट इज डेकालिन सिस्टम की तरह लगाने वाले हैं। जैसे कि हम डेकालिन सिस्टम में देखते थे, क्या देखते थे, 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन कंसीडर करते थे, वैसे ही हमें यहाँ पर भी क्या करना है, 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन को कंसीडर करके अपना अटैक करवाना है। बस इतनी सी बात आपको पॉलीफ्यूजन के बारे में पता होनी चाहिए। तो अब हम एक बार थोड़ा सा समराइज करते हैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन पढ़ रहे थे जो कि हमारे रिएजेंट्स में यूज होगा। अब मैंने आपको सेपरेट एकदम अलग और एकदम स्टार्टिंग में इसलिए पढ़ा दिया ताकि आपके एक सोचने का लेवल स्टार्टिंग से ही बढ़ सके कि हम रिएजेंट किस लेवल में पढ़ने वाले हैं। अब हमें बीच में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, स्टीरियोकेमिस्ट्री कुछ भी आ जाए हमें नई परेशानी होने की। लेकिन जिन लोगों को अभी प्रैक्टिस नहीं है वो प्रैक्टिस सबसे पहले करो। ये भले ही नाम के लिए 3 लेक्चर हैं, लेकिन आपको यहाँ पर प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। हर चीज का मतलब एक एक का पता होना चाहिए, इतनी बात। अब हम अपने सबसे पहले रिएजेंट की बात करेंगे तो हम रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात करेंगे, जो कि आज मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डाल भी दूंगा उसकी पूरी की पूरी लिस्ट कि कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट किस फॉर्मेट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आप सुनिए एक बात, मैं यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम रिएजेंट कवर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी अगर 1-2 कोई रह जाता है जो कोई बहुत ही विद्वान है जिसने पढ़े हुए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। समय के साथ साथ मैं वो भी ऐड करते जाऊंगा। अभी मैं इतना पढ़ाना चाहता हूँ ताकि आपका जो आने वाला नेट और गेट का एग्जाम है उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपसे हो जाएं। फिर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। ऐसा यूट्यूब में पहली बार होगा कि जहां पर आपको पूरे कॉन्सेप्ट सीरीज के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं रिएजेंट से रिलेटेड। अब रिएजेंट से रिलेटेड सीधे क्वेश्चन तो होते नहीं है, उसमें नेम रिएक्शन भी होता है, उसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट भी होता है, उसमें रिएक्शन मैकेनिज्म भी होता है। तो सुनिए, हम लोग रिएजेंट के बाद जल्दी से नेम रिएक्शन खत्म करेंगे और नेम रिएक्शन के बाद ही मैं जल्दी से रिएक्शन इंटरमीडिएट और रिएक्शन मैकेनिज्म भी खत्म करूंगा। अब आपको भरोसा नहीं होगा मुझ पर कि सर इतना खत्म हो जाएगा, हो जाएगा, पूरी प्लानिंग कर रखिए। और फिर मैं आपको चारों ही चैप्टर को मिला के क्वेश्चंस करवा दूंगा। तो आप ये मानिए आपका वो पोर्शन जिसमें आप अटकते थे हमेशा वो बहुत अच्छा हो जाएगा, और अगर वो अच्छा हो जाएगा फिर बाकी तो अच्छा हो ही गई। तो इस तरीके से हम करने वाले हैं, तो आप तैयार रहिएगा लेक्चर के लिए। और अब मैं थोड़ा सोच रहा हूं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए, पहली बात। दूसरी बात, आप मुझे थोड़ा सा टाइम सजेस्ट कीजिएगा, बताइएगा कि मैं किस टाइम रिएजेंट के लेक्चर को रखूं। अब पता नहीं लोग अपने अलग अलग मैसेज करेंगे, सर सुबह शाम वगैरह वगैरह। आप मुझे टाइमिंग बताओ जब आप मोस्ट इफेक्टिव होते हो। मैं सोच रहा हूँ सुबह का टाइम सोच रहा हूँ, सुबह ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले सुबह से स्टार्ट करते हैं, फिर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा, सुबह शाम एक एक करके लेक्चर आएगा। तो आप मुझे सुबह का टाइम बताना। अब सुबह में भी लिमिट रखना, कोई 5 बजे मत बता देना, करीब 8 बजे से लेके 11 बजे के बीच में बताना कि परफेक्ट टाइम क्या हो सकता है जिसमें आप लोग मैक्सिमम लोग जो वोट करोगे, मतलब कमेंट करोगे, वो उतना मैं देख के उस तरीके से सीक्वेंस में रखना स्टार्ट करूंगा। मजे कीजिए बहुत अच्छे से। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। एक बार कमेंट करके जरूर बताइए, मोटिवेशन मिलता है और लेक्चर अच्छे से बनाने का मन करता है। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।